चैप्टर 31 प्रेम आगे आता है। आटू वृक्ष की शाखाओं में दो पक्षी बैठे थे। कोको ने एक साथी को चुना था। उन्होंने नारियल के पत्तों की परतों, लकड़ी और तार की घास के टुकड़ों से खींचे गए रेशों से एक घोंसला बनाया था। वास्तव में कुछ भी, यहाँ तक कि नीचे के घर के ताड़ के छप्पर से रेशों से भी। पक्षियों का चोरी करना, घोंसले बनाना, वसंत के महान प्रकरण में ये कितनी आकर्षक घटनाएं हैं। यहाँ नागफनी का पेड़ कभी नहीं खिलता था, जलवायु हमेशा गर्मियों की तरह थी, फिर भी मई की आत्मा ठीक वैसे ही आती थी जैसे वह अंग्रेजी देहात या जर्मन जंगल में आती है। आटू शाखाओं में होने वाली गतिविधियों में एमिलिन की बहुत रुचि थी। प्रेम क्रीड़ा और घोंसला बनाना बिल्कुल सामान्य तरीके से, प्रकृति द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार और मनुष्यों और पक्षियों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों के अनुसार किया जाता था। नीलम रंग के प्रेमी एक दूसरे के बगल में बैठे थे, या जिस शाखा पर घोंसला बनना शुरू हो रहा था, वहां से पत्तियों के माध्यम से सभी प्रकार की विचित्र ध्वनियां छनकर आ रही थीं। गुनगुनाहट और चटकना, पंखे की छेड़खानी जैसी आवाजें, झगड़े की आवाजें, उसके बाद ऐसी आवाजें जो झगड़े की बनावट को बताती थीं। कभी कभी इन झगड़ों में से किसी एक के बाद एक या दो हल्के नीले रंग के पंख धरती की ओर तैरते हुए आते, घर की छत के ताड़ के पत्तों को छूते और वहां चिपक जाते या घास पर उड़ जाते। स्कूना के आने के कुछ दिन बाद डिक जंगल में जाकर अमरूद तोड़ने की तैयारी कर रहा था। वह सुबह से ही अमरूद ले जाने के लिए टोकरी बनाने में लगा हुआ था। सभ्यता में वह अपनी यांत्रिक प्रतिभा के आधार पर शायद एक इंजीनियर होता, ताड़ के पत्तों की टोकरियां और बेत के घर बनाने के बजाय पुल और जहाज बनाता। कौन जानता है कि वह अधिक खुश होता। दोपहर की गर्मी बीत चुकी थी जब टोकरी को कंधे पर एक बेत के टुकड़े पर लटकाकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। एमिलिन भी उसके पीछे चल रही थी। जिस जगह वे जा रहे थे, उसे देखकर उसे हमेशा एक अजीब सा डर लगता था। वो वहां अकेले नहीं जाती। डिक ने अपनी सैर के दौरान ये बात जान ली थी। वे जंगल में घुसे और एक छोटे से कुएं से गुजरे, जिसमें पानी का कोई स्रोत या निकास नहीं था और जिसकी तली महीन सफ़ेद रेत से भरी थी। ये बताना असंभव है कि वहाँ रेत कैसे बनी थी, लेकिन यह वहाँ थी, और किनारे के चारों ओर क्रिस्टल साफ पानी की सतह पर फन के पौधे उगाए थे। उन्होंने इसे दाईं ओर छोड़ दिया और जंगल के बीच में घुस गए। दोपहर की गर्मी अभी भी यहाँ छिपी हुई थी। रास्ता साफ था, क्योंकि पेड़ों के बीच एक तरह का रास्ता था, जैसे कि बहुत पुराने दिनों में कोई सड़क रही हो। इस रास्ते के ठीक उस पार, आधी छाया में और आधी धूप में, लताओं ने अपनी रस्सियां लटका रखी थीं। होटू का पेड़ अपने नाजुक फूलों के साथ यहाँ खड़ा था, सूरज को अपनी खोई हुई सुंदरता दिखा रहा था। छाया में लाल हिबिस्कस लौ की तरह जल रहा था। आटू और ब्रेड फ्रूट के पेड़ और नारियल के पेड़ रास्ते के किनारे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, पेड़ घने होते गए और रास्ता और भी अस्पष्ट होता गया। अचानक एक तीखे मोड़ पर रास्ता फन से भरी घाटी में समाप्त हो गया। ये वह जगह थी जिसने एमिलिन को हमेशा एक अनिर्धारित भय से भर दिया था। इसके एक तरफ बड़े बड़े पत्थरों से बनी हुई सीढ़ियां थीं। पत्थर के इतने बड़े बड़े टुकड़े कि आश्चर्य होता था कि प्राचीन बिल्डरों ने उन्हें उनके स्थानों पर कैसे रखा होगा। पेड़ छतों के साथ साथ उगते थे, अपनी जड़ी ब्लॉकों के बीच में फैलाते थे। उनके आधार पर थोड़ा आगे की ओर झुका हुआ, जैसे कि वर्षों के धंसने से, एक बड़ी पत्थर की आकृति खड़ी थी, जो मोटे तौर पर उकेरी गई थी, कम से कम 30 फीट ऊंची, रहस्यमय दिखने वाली उस जगह की आत्मा। यह आकृति और छतें, घाटी और वहां उगने वाले पेड़ एमिलिन को गहरी जिज्ञासा और अस्पष्ट भय से प्रेरित करते थे। लोग यहाँ कभी आए थे, कभी कभी उसे लगता था कि पेड़ों के बीच काली परछाइयाँ घूम रही हैं, और कभी कभी उसे लगता था कि पत्तों की फुसफुसाहट आवाज़ों को छिपा रही है, ठीक वैसे ही जैसे उसकी परछाई आकृतियों को छिपा रही है। दिन के उजाले में भी यहाँ अकेले रहना वाकई एक अनोखी जगह थी। प्रशांत महासागर में हजारों मील तक आपको अतीत के अवशेष मिलेंगे, जैसे कि ये द्वीपों में बिखरे हुए हैं। ये मंदिर स्थल लगभग एक जैसे ही हैं। पत्थरों की बड़ी बड़ी छतें, बड़ी बड़ी मूर्तियां, पत्तियों से लदा हुआ उजाड़ इलाका।
वे एक धर्म और उस समय की ओर इशारा करते हैं जब प्रशांत महासागर का समुद्री क्षेत्र एक महाद्वीप था जो धीरे धीरे सदियों से डूब रहा है और अब केवल इसकी ऊंची भूमि और पहाड़ी चोटियां ही द्वीपों के रूप में दिखाई देती हैं। इन स्थानों के आसपास जंगल अन्य जगहों की तुलना में अधिक घने हैं, जो एक समय में यहाँ पवित्र उपवनों की उपस्थिति का संकेत देते हैं। मूर्तियां विशाल हैं, उनके चेहरे अस्पष्ट हैं, युगों के तूफान, धूप और बारिश ने उन पर पर्दा डाल दिया है। इन चीजों की तुलना में स्फिंक्स समझ में आता है और एक खिलौना है, जिनमें से कुछ की ऊंचाई 50 फीट है, जिसकी रचना पूर्ण रहस्य में छिपी हुई है, हमेशा के लिए खो चुके लोगों के देवता। पत्थर का आदमी वह नाम था जो एमिलिन ने घाटी की मूर्ति को दिया था, और कभी कभी रात में जब उसके विचार उस ओर भटक जाते तो वह उसे चांदनी या तारों की रोशनी में अकेले खड़े होकर सीधे अपने सामने देखती हुई कल्पना करती। ऐसा लगता था कि वह हमेशा सुनता रहता है, अनजाने में कोई भी सुनने लगता है, और फिर घाटी एक अलौकिक मौन में डूब जाती है। उसके साथ अकेले रहना अच्छा नहीं था। एमिलिन अपने आधार पर भय के बीच बैठ गई। जब कोई उसके करीब आता तो वह जीवन का एहसास खो देता और बस एक बड़ा पत्थर बन जाता जो सूरज की रोशनी में छाया डालता। डिक ने भी आराम करने के लिए खुद को नीचे गिरा लिया। फिर वह उठा और अमरूद की झाड़ियों के बीच चला गया, फल तोड़ता हुआ और अपनी टोकरी भरता हुआ। जब से उसने स्कूना, उसके डेक पर गोरे लोगों, उसके बड़े मस्तूलों और पालों और स्वतंत्रता और गति और अज्ञात रोमांच की सामान्य उपस्थिति को देखा था, वह सामान्य से अधिक उदास और बेचैन था। शायद उसने उसे अपने मन में नॉर्थम्बरलैंड के दूर के दृश्य और अन्य स्थानों और भूमि के विचार और उनके विचार से प्रेरित परिवर्तन की लालसा से जोड़ा था। वो पके फलों से भरी टोकरी लेकर वापस आया, कुछ फल लड़की को दिए और उसके पास बैठ गया। जब वह उन्हें खा चुकी तो उसने टोकरी उठाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली छड़ी को अपने हाथों में थाम लिया। वो उसे धनुष के आकार में मोड़ रही थी, तभी वह फिसलकर उड़ गई और उसके साथी के चेहरे पर जोरदार वार हुआ। लगभग उसी क्षण उसने मुड़कर उसके कंधे पर थपकी दी। वो एक पल के लिए उसे परेशान विस्मय में देखती रही, उसके गले में एक सिसकी आई। फिर कोई पर्दा उठा, किसी जादूगर की छड़ी बाहर निकली, कोई रहस्यमयी शीशी टूटी हुई लगी। जैसे ही उसने उसे इस तरह देखा, उसने अचानक और उग्रता से उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसने उसे एक पल के लिए ऐसे ही पकड़ रखा था, चकित, स्तब्ध, यह नहीं जानते हुए कि उसके साथ क्या करना है। फिर उसके होंठों ने उसे बताया, क्योंकि वे एक अंतहीन चुंबन में उसके होंठों से मिले।